हम पढ़ रहे थे टेंस। टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव सेंटेंस हम पढ़ चुके थे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूं, ये वाक्य के अंत में आते हैं। और अंग्रेजी में आपको बताया था कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, एस या एस जुड़ भी सकता है और नहीं भी, और ऑब्जेक्ट आएगा। अब ये एस या एस है, उसका नियम बता दिया था कि यदि कर्ता सिंगुलर यानी एक वचन और थर्ड पर्सन हो तो एस या एस ये आएगा, वरना नहीं आएगा। और ये सीधा सा बता दिया था कि ही, सी, इट या एक नाम अगर ये सब्जेक्ट हैं तो एस या एस लगेगा वर्ब में, अदरवाइज नहीं लगेगा। यानी आई, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन जैसे टीचर्स, बॉयज, बर्ड्स, इनके साथ में नहीं लगेगा। ये अपन अब पढ़ चुके हैं और थोड़ा इसमें टाइम लगेगा। आपने दूसरे लोगों को भी कमी कहा है तो ये प्रयास करें कि ज़्यादा से ज़्यादा हैं वो पढ़ने के लिए आए और पढ़ें, क्योंकि निःशुल्क पढ़ाई है, उसकी कद्र कम होती है। तो आप जो है ना वो पढ़ लो, अंग्रेजी सीख लो। सीखने में थोड़ी इरिटेशन भी होती है, थोड़े ऐसे भाई कौन पढ़ेगा, टाइम ये सब है ना, पढ़ाने वालों के पास टाइम है लेकिन पढ़ने वालों के पास टाइम नहीं है। तो जो भी है आप इसमें पढ़ें। अब देखिए आज अपन पढ़ रहे हैं निगेटिव सेंटेंस। तो निगेटिव सेंटेंस है, इसमें देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ये निगेटिव सेंटेंस यानी नोट का प्रयोग। नोट का प्रयोग है वो कभी भी हेल्पिंग वर्ब के बिना नहीं होता। अंग्रेजी में दो टेंस ऐसे होते हैं जिनमें अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, केवल मेन वर्ब भी होती है। वो प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट है। लेकिन नोट का प्रयोग है, अगर हम नोट का प्रयोग करेंगे तो उसमें हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो यहां सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब है वो डू या डज है। यानी सब्जेक्ट डू या डज, नोट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब यहां ये हमें देखना है कि डू तो कहां लगेगा और डज कहां लगेगा। तो ये आप लिख लो, ये वो का वो नियम है, जहां एस या एस लगेगा वहां डज लगेगा और जहां नहीं लगेगा वहां डू लगेगा। ठीक है, फिर भी आप हैं वो लिख सकते हैं कि यदि कर्ता यानी सब्जेक्ट, यदि कर्ता ही, सी, इट या एक वचन संज्ञा यानी एक नाम हो तो डज का प्रयोग होगा, डज का प्रयोग होता है। अन्यथा यानी दूसरा चाहे कोई भी हो, अन्यथा डू का प्रयोग होता है, अन्यथा डू का प्रयोग होता है। ये हो गया, ठीक है। और इसमें नहीं आएगा, ये नोट का प्रयोग होगा ही। जैसे अपने एक वाक्य लिखते हैं, मैं, आराम से पढ़ो, पुस्तक नहीं पढ़ता हूं। मैं पुस्तक नहीं पढ़ता हूं। तो इसमें देखो, इससे पहले हमने देखा था, ये देखा था कि सब्जेक्ट डू, डज, नोट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। तो इसको आगे देखिए। अब ये देखो कि ये हो गया आई के साथ में बताओ डू या डज आएगा या नहीं, कौन सा आएगा दोनों में से। तो इसमें आई है तो ये डू आएगा, क्योंकि ही, सी, इट के साथ ही आता है डज। तो ये डू नॉट, आई डू नॉट रीड ए बुक, आई डू नॉट रीड ए बुक। ठीक है, यही अगर मैं है इसके स्थान पर वह हो जाए कि वह पुस्तक नहीं पढ़ता है, नहीं पढ़ता है।
तो ये क्या हो जाएगा, ही डज नॉट रीड ए बुक। तो यहां आपको ध्यान रखना है डू का और डज का। दूसरी बात आपको यह ध्यान में रखनी है कि डज का प्रयोग होने पर फिर एस या यस नहीं आएगा। निगेटिव सेंटेंस में मैन वर्ब के साथ में एस या यस का प्रयोग भूल करके भी नहीं करना है, यह आपको ध्यान में रखना है, यानी बिल्कुल भी नहीं करोगे। ये देख लो, लिख लो, लिखा करो, रजिस्टर ले लो और उसमें लिख लो। 10 दिन आप लगातार क्लास लो, फिर तो आपको थोड़ा बहुत समझ में आएगा। अब एक वाक्य है वो आप खुद करो, तुम नहीं दौड़ते हो। तुम नहीं दौड़ते हो, दौड़ना रन, RUN। अब इसमें आपको ये ध्यान में रखना है कि तुम है उसके साथ में, यू के साथ में डू आएगा या डज आएगा, वो ध्यान में रखना है। तुम नहीं दौड़ते हो, तो ये देखिए तुम है तो ये यू, और ये डू नॉट रन, यू डू नॉट रन। अब इसमें आपको डू नॉट और डज नॉट है उसका प्रयोग है वो समझ में आ गया होगा। यहां अगर ये जैसे अगर मान लीजिए ये है बच्चे नहीं खेलते हैं, तो चिल्ड्रेन, अब ये बहुवचन हो गया, बहुवचन होगा तो इसके साथ में डज नहीं आएगा बल्कि क्या आएगा, डू नॉट प्ले, चिल्ड्रेन डू नॉट प्ले। तो ये डू नॉट और डज नॉट का प्रयोग है वो आपको ध्यान में रखना है। अभी जैसे 2 वाक्य मैं दे रहा हूं उसमें आपको भरना है, अंग्रेजी में भरना है कि डू नॉट आएगा या डज नॉट आएगा। तो ये देखो आप, सी नॉट सिंग ए सॉन्ग, यहां भरना है। दूसरा देखो, ही एंड सी नॉट राइट ए लेटर। दोनों में बताओ, डू या डज का प्रयोग करके वाक्य को दोबारा लिखना है। सी नोट सिंग ए सॉन्ग, ही एंड सी नोट राइट ए लेटर। तो सी है तो सी के साथ में क्या आएगा, डज आएगा, तो ये तो हो जाएगा डज नोट, डज नॉट सिंग ए सॉन्ग, और ये हो जाएगा ही एंड सी, दो हो गए, दोनों एक साथ आ गए, तो ये डू नॉट राइट ए लेटर। ऐसे आपको ध्यान में रखना है। अब यहां आपके एक जो सिलेबस में है वो है कन्वर्जन, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस है उनको निगेटिव में बदलना, निगेटिव को अफर्मेटिव में बदलना। तो यहां देखो हमें अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में ये प्रक्रिया करेंगे। मैं यहां सेंटेंस लिख रहा हूं, आपको निगेटिव में चेंज करना है, निगेटिव में चेंज करोगे। तो ये देखो पहला वाक्य है, दे
छोटे छोटे वाक्य ले लेते हैं, चलो। दे राइट, ही रन्स, आई स्पीक, शी कुक्स, टीचर्स टीच। इनको निगेटिव में चेंज करना है। चेंज दी सेंटेंसेस इनटू निगेटिव। इनमें चेंज करो डू और डज का प्रयोग करते हुए, तो ये आपकी समझ में आ जाएगा। और साथ साथ में बताएगा आपकी समझ में आ रहा है क्या। थोड़ी सी नीरस है, पहले नीरस लगेगा, उसके बाद में समझ में आ जाएगा, तो ये बहुत आसान है। तो ये देखो दे राइट, दे के साथ में क्या आएगा, डू आएगा, तो दे डू नॉट राइट। यहां डू नॉट है, इसके स्थान पर शॉर्ट में हम डोंट का प्रयोग भी कर सकते हैं, लेकिन ये बाद की बात है, ठीक है। ही रन्स, तो रन्स एस आ गया ना, तो ही डज नॉट रन। यहां अब रन्स नहीं करना है, ही डज नॉट रन, ही डज नॉट रन्स कर दिया तो ये गलत हो जाएगा। आई डू नॉट स्पीक, I do not speak. She cooks. She does not cook. She does not cook. Teachers teach. तो टीचर्स है वो प्लूरल है, बहुवचन है, तो टीचर्स डू नॉट टीच। तो नोट का प्रयोग है वो बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं हो सकता, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में निगेटिव सेंटेंस में डू या डज का प्रयोग होगा नोट के साथ में। और भूल करके भी आपको, जैसे ये रन्स आया है तो यहां ये रन्स नहीं आएगा बल्कि रन ही आएगा, ये ध्यान रखना है, ये एरर में हो जाएगा आपके। अगर मान लीजिए मैं वाक्य ये लिख देता ही डज नॉट रन्स, तो ये गलत होता। तो ये चीजें हैं वो आप ध्यान में रखनी है, बहुत सामान्य चीजें हैं, सामान्य रूप से पढ़नी होंगी। देखो जिनको पढ़ना है ना वो तो घर बैठे पढ़ सकते हैं, और जिनको पढ़ना ही नहीं है तो कहीं भी चले जाओ चाहिए आप, क्योंकि पढ़ाई आपको खुद को करनी पड़ेगी। खुद के मरे बिना स्वर्ग मिले को नहीं, चाहे थे क्यों भी कर लियो। और पढ़ाई है ना, यज की पढ़ाई आप पढ़ रहे हैं, वह आनंद की वस्तु है को नहीं, अपन कोई चाव को नहीं पढ़ने को, लेकिन अगर आप लाग्या रंगन तो अपन फिर चाव भी हो जाओ, और जकन भी पढ़ने को चाव हो जाओगे ने भी को सिलेक्शन हो गई को। तो सबसे पहले ये है कि चाव से क्लास लें आप, ये नहीं है कि तो 7:15 बजे केकरा क्लास लेनी पड़सी, लिया कुल्ला देखा जा कता और भी कोई आ रही है देखने, एक बार देख करके फिर छोड़ दे से बाद में देख लेंगे, पेंडिंग है तो फिर पेंडिंग रहेगी। इसलिए कभी भी इसको पेंडिंग मत छोड़ो, और ये टेंस है वो आप सही ढंग से पूरे कर लो, उसके बाद में फिर बहुत आनंददायक टीचिंग है। लेकिन टेंस है वो आपको आने चाहिए। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ये निगेटिव सेंटेंस था। इसके बाद में देखो निगेटिव सेंटेंस के बाद में देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस और ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है वो दो प्रकार के होते हैं, लेकिन यहां हम कौन सा इंटेरोगेटिव सेंटेंस ले रहे हैं जो हिंदी में क्या से शुरू होते हैं। हिंदी में तो किससे शुरू होंगे,
हिंदी में क्या से शुरू, ठीक है। और इंग्लिश में ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू, हेल्पिंग वर्ब से शुरू, ये ध्यान रखना है, उसका हम ले रहे हैं, ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू, ठीक है। तो ये यहां अब इसका ये देखिए आप, हेल्पिंग वर्ब हमारे पास आएगी कि पूरे प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब है वो क्या होगी, डू या डज। तो सबसे पहले डू या डज होगा, ठीक है। उसके बाद में सब्जेक्ट होगा, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, उसके बाद में ऑब्जेक्ट और प्रश्नवाचक चिन्ह। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर आएगा। अब ये डू और डज है इन क्रियापद तक के खड़े हो गया ना तो गलत होगा, बल्कि आपको किसके अनुसार लगाना है, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट देखना है, सब्जेक्ट में वही बात आपको फिर रिपीट करनी है, क्योंकि हमने यहां रिपीट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले ही आपको मैंने लिखवा दिया कि ही, सी, इट और एक वचन संज्ञा यानी एक नाम, उसके साथ में हमेशा डज का प्रयोग होगा। तो इंटेरोगेटिव में भी डज का प्रयोग हो जाएगा और अन्य उनके साथ में डू का प्रयोग होगा। तो ये देखिए आप कि पहले अपन एक हिंदी में सेंटेंस लेते हैं, क्योंकि हिंदी कन्वर्जन ट्रांसलेशन आएगी आपके। तो ये देखिए आप, क्या वे खेलते हैं, क्या वे खेलते हैं। अब क्या है कि हम अटक के यहां बैठ जाएंगे क्या, क्योंकि अपन तो अंग्रेजी आवे है ना, तो कि क्या वाट ने कहे वाट से शुरू कर दिया, तो ये आपका गलत हो जाएगा। इस क्या का कोई भी अर्थ नहीं होता, इस क्या का अर्थ है वो केवल जो टेंस है उसकी हेल्पिंग वर्ब है, इसका अर्थ है वो उसकी हेल्पिंग वर्ब। तो डू या डज में से आपको लगाना है, और किसके अनुसार लगाना है, वे के अनुसार। वे का क्या बनेगा, दे के साथ में डू आएगा या डज आएगा, तो दे के साथ में डू आएगा। तो ये देखिए आप, डू दे प्ले, डू दे प्ले, ये हो जाएगा। ये जो चीज है वो आपको ध्यान में रखनी है। फिर अगला देखो आप, क्या सीता और गीता विद्यालय जाती हैं। थोड़ा सा बड़ा हो गया सेंटेंस, लेकिन ये हमें अपने अनुसार चलना है। ये देखो आप, अब यहां है सीता और गीता, तो ये देखिए आप, इसके साथ में ये दो हो गए तो प्लुरल है, तो यहां डू आएगा, डू सीता एंड गीता गो टू स्कूल। हमारा जो है वो ट्रैक है वो वही है कि सबसे पहले डू या डज आएगा, उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और उसके बाद में जो बच गया वो आएगा। तो ये चीज है ना वो आपको ध्यान में रखनी है। अब यहां 3 प्रकार के सेंटेंस हो गए। मैं यहां अफर्मेटिव सेंटेंस लिख रहा हूं और उसके दोनों आपको चेंज करने हैं, ठीक है। तो ये देखिए आप, दोनों चेंज करें। नीता भोजन पकाती है। ये नीता भोजन पकाती है। बार बार में हमें ये टॉपिक भी पकाना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा, वरना फिर भूल जाओगे। तो इसमें ये जो ही आपने देखो, ट्रांसलेशन करने का एक ही तरीका है। सबसे पहले आपको जानना है कि उसमें टेंस कौन सा है। तो इसमें टेंस है वो कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। फिर ये जानना है कि वाक्य कौन सा है। तो ये वाक्य है वो अफर्मेटिव है, और अफर्मेटिव है तो उसके अनुसार करेंगे
कि ये देखिए सबसे पहले नीता, नीता अब पकाती है क्रिया आएगा, तो यहां कुक्स फूड, ये हो गया। अब इसको आपको निगेटिव में चेंज करना है, तो निगेटिव में चेंज करोगे तो कैसे करोगे? नीता डज नॉट कुक फूड, डज नॉट कुक फूड। इसके बाद में आपको इसको इंटेरोगेटिव में चेंज करना है, तो डज नीता कुक फूड। ये हो गया। इस तरह से आपको प्रत्येक सेंटेंस को ऐसे कन्वर्ट करके देखना चाहिए। और इसके लिए जो है ना, वो एक किताब कोई भी लिया हो, 8वीं की, 7वीं की, 9वीं, 10वीं कोई भी है, उसमें आप सेंटेंस है उसका जो है वो अभ्यास करें। अभ्यास करोगे, जितना अभ्यास करोगे उतना ही ठीक रहेगा, क्योंकि टेंस में अभ्यास करना बहुत जरूरी। हम जानते हैं, नियम भी जानते हैं, लेकिन फिर भी बार बार गलती होगी कि ऐस लग जाएगा, कभी डू के स्थान पर डज लिखा जाएगा, कभी आगे पीछे हो जाएंगे, क्योंकि ये फॉरेन लैंग्वेज है। तो और मैं उनके लिए पढ़ा रहा हूं जिनको बिल्कुल अंग्रेजी नहीं आती, ठीक है। फर्स्ट ग्रेड वाले हैं वो भी ये चीजें वो देख सकते हैं। उसके बाद में उनके 2 प्रश्न वो वैसे ही सही हो जाएंगे। तो हो गया, ये आपका नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। अब क्या है कि जैसे नोट और हेल्पिंग वर्ब दोनों एक साथ आ जाएं, तो हमेशा ध्यान में रखो कि नोट आता है नंबर 3 पर, नंबर 3 पर नोट आएगा, ये ध्यान रखना। तो यहां अगला है वो लिख लो आप, इंटेरोगेटिव विथ निगेटिव। ये देखो, अब यहां नोट भी आएगा और पहले क्या भी आएगा, ठीक है। तो जैसे इसका जो है ना वो ये लिख लो, सबसे पहले डू या डज आएगा, दोनों में से एक। उसके बाद में सब्जेक्ट, और ये नंबर 3 पर नोट, सब्जेक्ट के बाद में नोट, ठीक है। अगर हम डोंट या डजंट करें तो ये सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा, फिर ये नोट नहीं आएगा। ये सीधा है, लेकिन वो बाद की बात है, पहले हम सीधी सीधी बातें समझ रहे हैं। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ऑब्जेक्ट आएगा। ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो साइन ऑफ इंटेरोगेशन ये आएगा। और हिंदी में वाक्य देखिए, क्या वे नहीं दौड़ते हैं, क्या वे नहीं दौड़ते हैं। ये देखो आप, अब इसका अपन अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं, तो वो क्या है, यहां व्हाट मत कर देना, इन दोनों में से एक लगाना है। और ये इसको देख करके लगाना है, बाद वाले को देख करके लगाना होता है हमेशा ही। अगर आप पहले सोचने लगे डू लगाएं डज लगाएं फिर ये डू लगा दें, तो मनमानी नहीं करनी है, बल्कि ये देखना है कि सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट यहां क्या है, दे है, ये दे रहा, और दे के साथ में डू आएगा, डज नहीं आएगा। और फिर नोट आ जाएगा, डू दे नोट रन, डू दे नोट रन। ये बात समझ में आ गई, डू दे नोट रन। फिर अगला एक सेंटेंस और देखो, ये है WH इंटेरोगेटिव, WH इंटेरोगेटिव, WH इंटेरोगेटिव सेंटेंस। WH इंटेरोगेटिव सेंटेंस। WH वर्ड है, इसमें आपको हु को छोड़ना है, हु को छोड़ दें आप, ठीक है ना। हु और हुज में थोड़ी अलग बात होती है, ठीक है, वो अपन बाद में समझ लेंगे। लेकिन एक बार WH वर्ड वो है जो प्रश्नवाचक शब्द है, जैसे व्हाट तो WH-AT WH आ गया, वाई WH-Y आ गया, वेन WH-EN आ गया, यानी इन सब में क्या आ रहा है, WH आ रहा है, तो इनको WH वर्ड कहते हैं। तो ये WH इंटेरोगेटिव है। और इसका जो हिंदी में अनुवाद करते हैं उसका पैटर्न देखिए आप, सबसे पहले WH वर्ड आ जाएगा, WH
वर्ड सबसे पहले। उसके बाद में देखिए आप हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब में प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू या डज ये आ गया, ठीक है। और उसके बाद में ये सब्जेक्ट, ये क्या है, सब्जेक्ट है, तो इसके बाद में सब्जेक्ट। और उसके बाद में वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अब वर्ब में एस या एस नहीं लगाना है, और ऑब्जेक्ट है और साइन ऑफ इंटरोगेशन। ये वाक्य कैसे बनेगा ये देखिए आप, जैसे तुम क्या खाते हो, इसका हमें अंग्रेजी में अनुवाद करना है कि तुम क्या खाते हो। तो सबसे पहले अनुवाद है वो WH वर्ड का करेंगे। इसमें WH वर्ड कौन सा है, क्या, तो सबसे पहले क्या को लेंगे, तो क्या में वोट आ गया। उसके बाद में आप जो है वो ये देखो यहां चलोगे, हेल्पिंग वर्ब लोगे, व्हाट WH वर्ड के बाद में हेल्पिंग वर्ब, तो यहां ये तुम के अनुसार आएगा, तो तुम के साथ में डू आएगा। व्हाट डू यू और खाना ईट, ये इसका करेक्ट हो गया। व्हाट डू यू ईट, व्हाट डू यू ईट, ये सभी हैं वो इसी प्रकार से होंगे। जैसे एक वाक्य और देखिए, इसका अनुवाद आप खुद करो, घर बैठे करो, देखो अर्थशाक मत करो, इन केवल देखो ही मत लिखो भी। देखना तो तब है जब मान लीजिए आपके कोई इमरजेंसी काम है और आप बस में जा रहे हैं और लिख नहीं पा रहे हैं, तो उस समय बात और होती है, उसका एक अलग फायदा है। बल्कि आप ये चीजें हैं वो लिखो, मैं आपको सही कह रहा हूं कि आप अंग्रेजी सीख जाओगे, ऐसे ही सीखते हैं। स्टार्टिंग में जो इरिटेट होकर के छोड़ देंगे वो तो छोड़ देंगे, और जो समझ लेंगे वो 10 दिन बाद में उनमें थोड़ा अंतर आएगा। 10 दिन बाद में पूछूंगा मैं आपसे, रियली पूछूंगा कि आप में कोई परिवर्तन आया क्या, तो निश्चित रूप से आप में परिवर्तन आ सकता है, और कईयों की तो काया पलट हो जाएगी। अंग्रेजी है वो नौकरी दिला सकती है, हिंदी है वो नौकरी दिलाने में सहायता करती है, अंग्रेजी है वो रोकने का काम करती है। तो इस रोक को हम हटाएंगे, और ये आप है वो हर घर में बताएं, क्योंकि अपना तो जो है ना वो लोगो ही क्या है, हर घर सरकारी नौकरी। तो ये बात है वो अपने गांव में मोहल्ले में सबको बताएं कि आपको कहीं भी कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है, आप फ्री में पढ़ सकते हैं। अभी मैं अभ्यास भी कराऊंगा, जैसे ये हमने टेंस पढ़ लिया, इसके बाद में अपन अभ्यास करेंगे अंग्रेजी में, अंग्रेजी में अभ्यास करेंगे, और वो अभ्यास देखिए कि किस प्रकार का होगा। तो वो अभ्यास है वो, जैसे कल वाला जो इसके बाद वाला वीडियो है उसमें सिर्फ हम इसका पहले अभ्यास करेंगे, फिर अगला टेंस पढ़ेंगे। तो यहां इसको वैसे भी रिवाइज करेंगे। तो व्हाट डू यू ईट, और यहां देखिए आप तुम कब सोते हो, ये वाक्य आ गया। ऐसे अंग्रेजी बोलना भी सीख जाओ चाहिए आप। जैसे आपने किसी को बता दिया कि तुम कब सोते हो, तो यहां कब की अंग्रेजी है वो व्हेन होती है। व्हेन डू यू स्लीप, व्हेन डू यू स्लीप, तुम कब सोते हो, ठीक है। अब इसको एक बार है वो फिर अपने दिमाग से थोड़ा रिव्यू करें। रिव्यू करना है वो बहुत जरूरी है कि हम पढ़ रहे हैं टेंस। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि टेंस है वो 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं बल्कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। उसके बाद में देखो आप प्रत्येक के हमने 4 पार्ट है वो भी ध्यान में कर लिए थे कि इंडेफिनिट होता है जिसको सिंपल भी कहते हैं, कंटिन्यूअस होता है, परफेक्ट होता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। ये इसके 4 उपभेद हो गए। हम पहला भेद पढ़ रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसकी पहचान होती है वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, आते हैं, ठीक है। और उसके बाद में हमने ये लिया था कि हम प्रत्येक टेंस में 5 प्रकार के वाक्य पढ़ेंगे, जिनमें पहला जो था वो अफर्मेटिव सेंटेंस था। अफर्मेटिव सेंटेंस वो होता है जिसमें न तो नहीं आता है न क्या आता है, स्टार्टिंग में न क्या आता है और न नहीं आता है। वो वाक्य क्या है, वो वाक्य है वो अफर्मेटिव सेंटेंस है। जैसे पक्षी उड़ते हैं, बच्चे हंसते हैं, टीचर या अध्यापक पढ़ाता है, विद्यार्थी पढ़ते हैं, ये सब क्या है,
ये सब है वो अफर्मेटिव सेंटेंस है। और इसमें आपको मैंने बताया था कि इसका जब भी हमें ऐसे जो सेंटेंस है उनका ट्रांसलेशन करते हैं तो उसके लिए एक पैटर्न है जिसको हम फॉर्मूला भी कहते हैं। तो वो क्या है, सब्जेक्ट क्या होते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या एस लगेगा या नहीं लगेगा इस पर नियम है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। ये अफर्मेटिव सेंटेंस था। अफर्मेटिव सेंटेंस के बाद में दूसरा हमने लिया था निगेटिव सेंटेंस। तो निगेटिव सेंटेंस है उसमें सब्जेक्ट के साथ में डू या डज, यानी इसमें हेल्पिंग वर्ब का आना जरूरी है, नोट आएगा तो डू या डज से उसके बाद में नोट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो ये नियम है वो इसमें एक ही है, और वो कौन सा है कि यदि कर्ता एक वचन व थर्ड पर्सन है तो क्रिया के साथ में एस या ईएस लगेगा। जहां एस या ईएस लगेगा वहां डज आएगा, जहां नहीं लगेगा वहां डू आएगा। इतना सा आपको ध्यान रखना था। तो ये, और नेगेटिव सेंटेंस में हम डू नोट और डज नोट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद में डू या डज, उसके बाद में नोट, कभी भी भूल करके फिर वर्ब में एस या ईएस नहीं लगाना है। ठीक है, उसके बाद में इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, तो सहायक क्रिया से शुरू होते हैं, उनमें सबसे पहले सहायक क्रिया डू या डज, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भूल करके भी एस या एस नहीं लगाना है, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट और साइन ऑफ इंटेरोगेशन यानी प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगाएंगे। ठीक है, डू और डज का वही नियम रहेगा जहां जो एस या एस का नियम था। इसके बाद में अगली जो बात है वो कौन सी है, वो है कि इंटेरोगेटिव विद निगेटिव, यानी क्या भी आ जाए और नहीं भी आ जाए। तो ऐसे सेंटेंस हैं उनमें नोट नंबर 3 पर आता है। सबसे पहले डू या डज आएगा, उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में नोट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, और उसके बाद में लास्ट जो मैंने आपको बताया था कि WH वर्ड यानी WH इंटेरोगेटिव। तो WH वर्ड है वो व्हाट, व्हेन, वेयर ये होंगे, और उसके अकॉर्डिंग हमने ये कर लिया कि जैसे सबसे पहले WH वर्ड आएगा, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब है डू या डज आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। ये चीजें हैं। अगर कोई बात आपको समझ में नहीं आई तो आप कमेंट कर सकते हैं। आप पहले समझें इसको, लेकिन ऐसे ही कमेंट नहीं करना है, और विद्वता मुझे दिखानी नहीं है, न मेरे में है, न मुझे कोई बहुत ज्यादा पसंद है। तो इसलिए आप इंग्लिश बहुत अच्छी जानते हैं, ये आपके काम आएगी, लेकिन जो इस चैनल पर पढ़ने वाले ऐसे स्टूडेंट्स जो अंग्रेजी में कमजोर हैं, उनकी हेल्प के लिए थोड़ी बहुत हेल्प भी अगर हो जाए तो पता नहीं नौकरी लग ही जाए। और ये पक्की बात मानो, आप तो अंग्रेजी सीख लो, फिर देख लेना आपको नौकरी लग जाएगी। और ये केवल 4th ग्रेड में जो है उसके लिए जरूरी नहीं है, हालांकि अभियान उसके लिए ही है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये आप वीडियो में, चाहे आप पटवारी में, चाहे आप 3rd ग्रेड में, चाहे आप 1st ग्रेड में, सबके लिए जरूरी है। सबके लिए टेंस ऐसे ही पढ़ते हैं, हमने ऐसे ही पढ़े हैं, ऐसे ही पढ़ रहे हैं। जैसे कल तो किसी ने कमेंट भी किया था कि स्कूल टाइम है वो याद आ गया, और मैं ये चाहता हूं कि काश आपको स्कूल वाला वो टाइम याद आ जाए और आपको पढ़ना याद आ जाए। और जब पढ़ना याद आ जाएगा तो निश्चित रूप से आपको नौकरी याद कर लेगी अपने आप ही, इसमें कोई शक नहीं है। तो आप तो जो है ना वो पढ़ें, और जो किताबें उनसे थोड़ा अभ्यास भी करें, खुद भी थोड़ा बहुत करें। ठीक है ना, अभ्यास में कराऊंगा। जैसे कल वाला वीडियो, उसमें स्टार्टिंग में जो है आप वो अपने अब एक्सरसाइज करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पूरी एक्सरसाइज करेंगे, किस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं और कौन सी उसमें बातें हो सकती हैं, किस किस में उसका प्रयोग होगा, ये कल बात होगी। लेकिन यहां तक तो हमें आना चाहिए ना। और ये खुद भी जो है ना वो आप 2-4 वाक्य बना लो। जैसे मैं आपको आज एक होमवर्क दे देता हूं, और होमवर्क ये है कि हमने इसके 5 प्रकार पढ़े हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सेंटेंस के। तो आप 500 प्रकार का एक एक वाक्य बनाओगे हिंदी में, और उसका इंग्लिश में अनुवाद करोगे, और अपने बड़े भाई, दीदी, मम्मी, कोई भी पड़ोसी, जानकार, उसको दिखाओगे। ठीक है ना, उसको जरूर दिखाओगे। और मैं तो ये भी कहता हूं कि अभिभावक हैं वो भी कमेंट करें इस बात पर कि उनका बच्चा है वो पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है। देखो, नौकरी की ये बहुत
मैं ये कह रहा हूं कि अभी तो जो है ना नौकरी की खान है ये, ठीक है। अभी जो है ना पिटारा खुला हुआ है और हमेशा खुला नहीं रहता पिटारा, इसलिए अवसर है वो बार बार नहीं मिलते, बहुत कम वैकेंसी। आपने हालत नहीं देखी सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की, उनकी हालत क्या है, 200-400 ऐसे हैं बस सब्जेक्ट में, और वो पोस्ट है कहां है, वो 54,000 पोस्ट है। तो उसमें भी आप ऐसा कर सकते हैं। पटवारी में बहुत अच्छी पोस्ट 4,000 होने वाली है, तो उसके लिए भी आप प्रयास कर सकते हो। प्रयास तो करो, आप 4th ग्रेड में सिलेक्शन करके दिखा दो, अपॉइंटमेंट लेटर दिखा दो कि ये मेरा अपॉइंटमेंट लेटर है, लेकिन मैं ज्वाइन नहीं कर रहा हूं, ठीक है ना। कल किसी ने कमेंट भी किया था कि भावी चपरासी, तो भावी चपरासी भावी बेरोजगार से अच्छा है, ये मेरा जवाब है। भावी चपरासी भावी बेरोजगार से कई गुना अच्छा है। वो कम से कम है वो घर का ही छाती तो कौन कुटेगा। अब वो दिन आपको याद आएंगे जब आप 5-7 साल गुजर जाएंगे ना, तो घर वाले हैं वो रोटी भी गिनने लग जाएंगे कि तुम कितनी खाते हो टाइम की। तो ये सब चीजें हैं वो हो जाएंगी। इसलिए सबसे पहले है वो मुझे तो चपरासी बन के दिखा दो। चपरासी से कलेक्टर मैंने बनते देखे हैं। अब चपरासी नहीं कहो तो ग्राम सेवक से जो बनाए उसको तो मैं खूब जानता हूं। तो ये जो चीज है वो महत्वपूर्ण है और आप इसको सीरियसली लेंगे और लोगों की बात नहीं मानेंगे। आप तैयारी करें, धड़ल्ले से करें, कोई शर्म नहीं है किसी प्रकार की नहीं है। हम अंग्रेजी सीख रहे हैं, हम ये मान लो कि हम अंग्रेजी सीख रहे हैं। और मैं तो एक बात और कहता हूं कि आपका कोई छोटा भाई और है, वो 9th में 8th में 10th में जो भी पढ़ता है तो उसको साथ बिठाया करो, ठीक है। अब वो अभी से अंग्रेजी सीख जाए ताकि उसको आपकी तरह कोचिंग नहीं करनी पड़े, और उसको साथ साथ में ये क्लास है वो दिया, आप जो है ना वो जो छोटे बच्चे हैं उनको भी क्लास है वो दिखाया करो, और ताकि वो सीख जाएं। सबके सीखने की चीज होती है, सीखने में कहां दिक्कत है, सीखने में क्या शर्म है। और फिर आजकल अंग्रेजी सीखना है वो तो बहुत अच्छी बात है। लोग हैं तो पैसे दे दे करके सीख रहे हैं, और आप जो है ना वो घर बैठे आपको ये सुविधा दी जा रही है, उसके बावजूद आप है वो इतना प्रयास मुझे नहीं दिखाई दे रहा है कि आप कर रहे हैं। फिर आप जो है ना वो किसी को कह तो सकते ही हैं, आपने किसी को कहा ही नहीं। देखो निष्ठा और श्रद्धा है उसमें सब कुछ है। अगर आपकी श्रद्धा नहीं होगी तो आप कुछ नहीं कर सकेंगे। तो ज्यादा लंबे भाषण में और इसमें कुछ नहीं है, बल्कि सीखना पड़ेगा और सीखने के लिए प्रयत्न करना ही पड़ेगा। एक बार जोर आवेगो, एक बार कांदी बढ़ेगी, ये सब चीजें हैं। तो आप जो है ना वो अच्छी तरह से ये वीडियो देखें, और इससे पहले वाला वीडियो है वो एक बार अब दोबारा जरूर देख लेना, क्योंकि उसमें फिर आपको पहले वाली बात याद आ जाएगी। और थोड़ा थोड़ा है ना जब भी खाली टाइम हो तब देख लें। 10 दिन है वो टेंस को दें, उसके बाद में इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम मेरी समझ में नहीं रहेगी, क्योंकि हम आसानी से वॉइस और नरेशन है बहुत आसानी से सीखेंगे, चेंज करना आसानी से सीखेंगे, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स आसानी से सीखेंगे। और फिर कुछ चीजें वो रटने की हैं जो 10-15 दिन बाद में वैसे ही शुरू कर दूंगा मैं, कि ये 5 जो है ना वो आपको अपोजिट ध्यान में रखने हैं, ये आपको सिनोनिम्स ध्यान में रखने हैं। तो वो सब अपन कर लेंगे। अपन पूरी इंग्लिश पढ़ने वाले हैं, कोई 1-2 टॉपिक पर अटक के नहीं रह जाएंगे, लेकिन इसमें आपका सहयोग तो होना चाहिए ना। तो मैं ये जरूर चाहता हूं कि आप जरूर सहयोग करोगे और इसके लिए कमेंट करोगे कि मैंने एक को कह दिया है और मैंने जो है ना वो ये प्रण कर लिया है कि मैं अंग्रेजी सीखूंगा या मैं अंग्रेजी सीखूंगी। तो इसके लिए जो है ना आप जरूर कमेंट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।